नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग विश्व भूगोल में पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चट्टानों को समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या क्या समझा। देखिए, हम लोगों ने विश्व भूगोल से सौर मंडल को बड़े अच्छे से समझा था, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था वो वायुमंडल पढ़ा था, और साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम लोग बड़े अच्छे से समझे थे। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। और आज हम लोग समझेंगे चट्टानों को। तो पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग चट्टान की विशेषताओं को समझेंगे कि चट्टानों का निर्माण हमारे धरती पर कैसे हुआ, और साथ ही साथ ये बात करेंगे चट्टानें आखिर क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो बहुत से प्रश्नों का यहाँ पर सही तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं चट्टान क्या है। देखिए, चट्टान की यदि बात की जाए, चट्टान को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सैल। चट्टान को क्या कहा जाता है? तो सैल भी कहा जाता है। साथ ही साथ अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो रॉक कहते हैं। तो रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टानें। तो चट्टानों को सैल भी कह सकते हैं और रॉक भी कहा जा सकता है। देखिए, चट्टानें क्या है? तो चट्टानें मुख्य रूप से बनी किसकी होती हैं? तो आपको याद रखना है, जिसमें पत्थर होता है, साथ ही साथ कंकड़, और यदि बात की जाए बजरी, और इसी में क्या होता है? रेत के कण होते हैं, और साथ ही साथ क्या हो सकता है? बालू के कण, और साथ में मिट्टी के सूक्ष्म कण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनी होता है हमारा? तो इन सब से मिलकर बना होता है आपका चट्टान। तो चट्टान की यदि बात की जाए, चट्टान किसे कहते हैं, इस बात को कहते हैं। तो बारिस्टर महोदय ने चट्टान की क्या परिभाषा दी है? कोई भी पदार्थ यदि कैसा हो? ग्रेनाइट की भांति कैसा हो? कठोर हो, या चिकनी मिट्टी की भांति कैसा हो? मुलायम हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो चट्टान कह सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ग्रेनाइट की तरह कोई भी पदार्थ यदि मजबूत या कठोर है, और साथ ही साथ चिकनी मिट्टी किले की तरह कैसा है? मुलायम पदार्थ है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? चट्टान कह सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो बारिस्टर महोदय ने दी, या बारिस्टर के अनुसार ये परिभाषा है। साथ ही साथ अगर महत्वपूर्ण बात करें, तो एक से अधिक खनिजों के समुच्चय को हम क्या कह सकते हैं? एक से अधिक खनिजों के समुच्चय को क्या कहा जा सकता है? तो रॉक या चट्टान, रॉक कहा जा सकता है, या चट्टान कहा जा सकता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तो सेल कह सकते हैं। तो सेल किसे कह सकते हैं? तो याद रखना, एक से अधिक खनिजों का क्या हो सकता है? समुच्चय हो सकता है, जिसे क्या कहा जा सकता है? तो चट्टान कहा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने ये समझी कि पत्थर, कंकड़, बजरी, रेत, बालू के कणों से और मिट्टी के कणों से निर्मित होती हैं जो चट्टानें। चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं, कि वो ग्रेनाइट की बात कठोर हो सकती हैं, और चिकनी मिट्टी की तरह कैसी हो सकती हैं? मुलायम भी हो सकती हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पेट्रोलॉजी है आपका, आपको पता होगा पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टडी ऑफ रॉक्स। तो यानी कह सकते हैं चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं? पेट्रो पेट्रोलॉजी। क्या कह सकते हैं? पेट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ रॉक्स, तो स्टडी ऑफ रॉक्स को हम क्या कह सकते हैं? पेट्रोलॉजी, या पेट्रोशास्त्र हिंदी में क्या कहा जाता है? पेट्रोशास्त्र। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलॉजी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि चट्टानें क्या है, चट्टान किसे कहा जा सकता है, चट्टानें किससे मिलकर बनी है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मूल रूप से चट्टानें निम्न कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों याद रखना, निम्न ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। सबसे प्रथम आपकी चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को क्या कह सकते हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। और साथ ही साथ आपकी ये जो चट्टान है जिसे बोल सकते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दूसरी प्रकार की जो चट्टानें हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? अवसादी चट्टानें। और तीसरी आपकी जो प्रमुख चट्टान है जिसको बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टानें, या इन्हीं को कहा जाता है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित कायांतरित चट्टानें, बात समझ रहे हो? तो कायांतरित चट्टानें को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम कह सकते हैं रूपांतरित चट्टानें, और इन्हीं को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक
रॉक्स। तो हम लोगों ने जाना चट्टाने कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से, तो आग्नेय चट्टाने जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, साथ ही साथ दूसरी प्रमुख जो चट्टाने होती हैं उनको बोलते हैं अपसादी चट्टाने। इसका एक और नाम है परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है, तो परतदार चट्टान, ये भी याद रखना। तो अपसादी चट्टान को एक और नाम से क्या कह सकते हैं, तो परतदार चट्टान कह सकते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जा सकता है इनको। और तीसरी प्रमुख जो परत होती है चट्टान की, तीसरी जो प्रकार की जो चट्टान है उसको क्या कह सकते हैं, रूपांतरित चट्टाने। और रूपांतरित चट्टानों का एक और क्या नाम है, कायांतरित चट्टाने, या इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग जो मुख्य रूप से समझे कि तीन प्रकार की मुख्य रूप से चट्टाने होती हैं, आग्नेय चट्टान, दूसरी आपकी क्या है अपसादी चट्टान, और तीसरी क्या है आपकी रूपांतरित चट्टाने। तो आइए अब इनकी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में मुख्य रूप से बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आग्नेय चट्टान का एक और नाम है जिसे बोलते हैं प्राथमिक चट्टाने। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी पर निर्मित होने वाली पहली चट्टानें थी हमारे धरती पे, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तो प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। तो ये भी याद रखना प्राइमरी रॉक्स किसे कहा जाता है, तो आपकी आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। एक और इसका नाम है, चूंकि इन चट्टान से अन्य चट्टानों को का भी निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना पेरेंट रॉक्स किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों को पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन रॉक्स से आपकी जो अपसादी चट्टानें हैं और साथ ही साथ जो तीसरे प्रकार की आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, इनका भी निर्माण किससे होता है, तो आग्नेय चट्टानों से। देखिए ये जो चट्टानें होती हैं कैसे निर्मित होती हैं, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें ये समझते हैं, यदि मान लीजिए पृथ्वी के अंदर से यदि लावा बाहर की ओर निकलता है, तो वो भूतल पर या भूपृष्ठ पर इस तरह से नीचे से लावा जो अंदर जमा होता है पृथ्वी के, वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर दबाव ज्यादा है, ताप दाब ज्यादा है। तो जब लावा जो जल वाष्प के रूप में गैस के रूप में बाहर निकलता है, तो भूतल के ऊपर ये इस तरह से किसी पर्वत पठार को या क्रॉस करके बाहर निकलता है, भूतल पर आता है। तो इस तरह की संरचना शंख के आकार की, इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंख बोलते हैं। तो ज्वालामुखी शंख में क्या होता है, मैग्मा जो होता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आग्नेय चट्टानों में जो पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ जो आग सा लावा है, रक्त तप्त है, ये मैग्मा बाहर की ओर जब पृथ्वी को तोड़कर यानी परतों को तोड़कर बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकलने के बाद इसे क्या कहा जाता है, मैग्मा को, तो लावा कहा जाता है। ठीक बात, ये जब लावा बाहर निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो ये लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ऊपर एक परत सी बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट। तो ये भी याद रखना, जब पृथ्वी के अंदर से रक्त तप्त लावा बाहर की ओर निकलता है, तो ऊपरी परत पर जो जमा हुआ लावा जब ठंडा होता है, तो उसे क्या, जो चट्टानें बनती हैं बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं। साथ ही साथ यदि जो यहाँ से नीचे से निकला हुआ लावा जब बाहर की ओर परतों को तोड़ नहीं पाता है, तो यहाँ पर एक जमाव हो जाता है और चट्टानी रूप ले लेता है ठंडा होकर, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ग्रेनाइट कहा जाता है। ये भी याद रखना। तो जो भूतल के ऊपर निकल आता है उसको क्या बोलते हैं, बेसाल चट्टाने, और जो अंदर लावा मैग्मा रह जाता है, कहने का मतलब उसे क्या कहा जाता है, तो ग्रेनाइट कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे खास बात क्या है, ग्रेनाइट क्या होता है, बहुत कठोर होता है, और साथ साथ ऊपर बेसाल चट्टानों का भी निर्माण होता है, ये हमने जाना। तो लावा और ग्रेनाइट की उत्पत्ति कब होती है, तो आपको याद रखना आग्नेय चट्टानों में। किसमें, आग्नेय चट्टानों में इनका निर्माण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो मैग्मा और लावा से किन चट्टानों का निर्माण होता है, आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों का, या इन्हीं को बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें। ठीक बात। तो यहां तक हम चीजों को समझे। साथ ही साथ इसमें जो रवेदार, मतलब क्या होता है रवेदार, ये चट्टानें कैसी होती हैं, तो रवेदार होती हैं। साथ ही साथ कैसी होती हैं, बहुत कठोर अप्रवेश होती हैं। मतलब
ये कठोर भी चट्टानें होती हैं और कैसी होती हैं, अप्रवेश, इसमें अन्य चीजों का प्रवेश नहीं होता है, तो ये अप्रवेश कहलाती हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात क्या है, इसमें सबसे खास बात क्या है, ये धातु खनिजों के लिए चट्टानें जानी जाती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है आग्नेय चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो धातु खनिज सर्वाधिक मात्रा में किन चट्टानों के अंदर छिपे होते हैं या पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो धातु खनिज पाया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि इसमें धातु खनिज देखने को मिलता है। आपको ये भी याद रखना है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाश्म की उपस्थिति नहीं है। किस चट्टानों में, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, ये याद रखना। और ये चट्टानें कैसी होती हैं, तो मुख्य रूप से बहुत कठोर होती हैं और कैसी होती हैं, तो रवेदार होती हैं, संधियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या कैसी होती हैं, अप्रवेश होती हैं। और पृथ्वी के निर्माण में इनकी भूमिका कितनी है, तो पृथ्वी के निर्माण में इनकी भूमिका कितनी है, तो 90% है। कितनी है, 90% है। तो आग्नेय चट्टानों के निर्माण से पृथ्वी का कितना % भाग बना है, तो 90% भाग किन चट्टानों से मिलकर बना है, आपको याद रखना है, तो 90% भाग। अब सबसे खास बात, आग्नेय चट्टानों के क्या एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का बनना, ये कौन सी चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट का बनना आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। साथ ही साथ पैग्मामाइट, ग्रेवो और प्यूमिस, डायोटाइट, एंडेसाइट, डोलोराइट, ये सब चीजें आपकी कहाँ देखने को मिलती हैं, तो प्राथमिक चट्टानों में देखने को मिलती हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगी ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, या प्राथमिक चट्टान किसे कह सकते हैं जिनसे निर्मित होता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोटाइट, एंडेसाइट, डोलोराइट, प्यूमिस और ग्रेवो। इन सभी चीजों का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको देखने को मिलता है आग्नेय चट्टानों में। देखिए तीनों चट्टानें शायद आप देख रहे हो, ये आग्नेय चट्टान का, इस इग्नियस रॉक का ये पत्थर है जो आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो चट्टानें दिखाई दे रही है सेडिमेंट्री चट्टान है, जिसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, तो मेटामॉर्फिक चट्टान है जो आपको दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग आग्नेय चट्टान की प्रमुख विशेषताओं को समझे, कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये पृथ्वी का कितने % भाग बनाती हैं, तो 90% भाग बनाती हैं। साथ ही साथ ये किससे निर्मित होती हैं, तो आपको याद रखना है मैग्मा और लावा के ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही साथ ग्रेनाइट पत्थर का बनना, बेसाल्ट का बनना, पैग्मेटाइट का बनना, ग्रेवो का बनना, डायोटाइड, एंडेसाइट, डोलेराइट का बनना, ये सब सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो आपको याद रखना है प्राइमरी रॉक के हैं, या इन्हीं को कहा जाता है जनक चट्टानें या पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से अन्य दूसरी प्रकार की चट्टानों का भी निर्माण देखा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की हैं, इनका वर्गीकरण दिया है। तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान निम्न 3 प्रकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वो कौन कौन, आंतरिक आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय सेल, बाह्य आग्नेय सेल। चट्टान को हम क्या कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, आपको याद रखना है आंतरिक आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय सेल और बाह्य आग्नेय सेल। तो 3 प्रकार की चट्टानें हम लोगों ने समझी, आंतरिक आग्नेय सेल, मध्यवर्ती आग्नेय सेल और कौन है तीसरा प्रकार, बाह्य आग्नेय सेल। तो ये बात क्लियर है यहां तक के पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आंतरिक आग्नेय सेल क्या है। यदि बात की जाए आंतरिक आग्नेय सेल की, तो इसमें कौन कौन से पातालीय चट्टानें, पातलीय चट्टानों को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। प्लूटोनिक रॉक किसे कहा जाता है, प्लूटोनिक रॉक्स। ये किसका एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक रॉक्स, तो ये आंतरिक आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। और देखिए पृथ्वी के अंदर, बहुत अंदर कह सकते हैं, आंतरिक भाग में जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन चट्टानों को कहा जाता है पातलीय चट्टानें। और इसमें किस तरह का पत्थर निर्मित होता है, तो ग्रेनाइट की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें, जिसमें ग्रेवो भी एग्जाम्पल है इसका पाताली चट्टानों में, और डायोराइट भी। और आपको मोस्टली क्या याद रखना है, ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं वो किस प्रकार की चट्टानें, तो आपको याद रखना आंतरिक आग्नेय सेल बोल सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम पातालीय चट्टान भी कह सकते हैं। ये बात समझे। साथ ही साथ दूसरा टाइप हमारा
आग्नेय चट्टानों का क्या है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें किन्हें कहा जाता है। सॉरी। तो इसमें कुछ खास बातें हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर कि कुछ चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इस चित्र माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखिए तो ये चित्र में ये दिखाया गया जो आपकी पृथ्वी की सतह है, जो अंदर की ओर आंतरिक चट्टानें हैं, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ये आपका ये क्या है, ये सब मान लीजिए लावा है, ठीक। और ये लावा कैसा होगा आपको पता है, रक्त तप्त होगा, एकदम लाल होगा, ठीक। और ये जो संरचना ऐसी गुंबदाकार संरचना बन रही है, ये जो संरचना होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इस गुंबदाकार संरचना को हम कह सकते हैं बैथोलिथ। क्या कह सकते हैं, बैथोलिथ, याद रखना। जो पृथ्वी के अंदर जो रक्त तप्त लावा जो आपका मैग्मा होता है, ठीक, ये बात समझे, जो लावा होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, बैथोलिथ, ये जब बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही जल वाष्प गैसों की वजह से गुम्बदाकार आकार ग्रहण कर लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब मैग्मा जो होता है अंदर की ओर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप ले लेता है, तो जो गुम्बदाकार संरचना बनती है, तो बैथोलिथ में कैसी संरचना बनती है आपको याद रखना है, गुम्बदाकार। गुम्बदाकार संरचना की जो मैग्मा जमा होता है या चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, तो बैथोलिथ कह सकते हैं। यदि पृथ्वी के अंदर यही संरचना मतलब गुम्बदाकार जो संरचना है इसका जो आकार है ये बड़ा ना होकर कैसा हो, चट्टान का कैसा हो, छोटा हो, तो इसी संरचना को हम क्या कह सकते हैं, छोटे आकार में यदि संरचना है, बैथोलिथ से छोटी संरचना है, तो इसको कहा जाता है स्टॉक। तो ये भी टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछी जाती है कि स्टॉक क्या है, तो चट्टानों में स्टॉक किसका रूप है, बैथोलिथ का छोटा रूप। गुंबदाकार संरचना होती है लेकिन बैथोलिथ से छोटी होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मान लीजिए ज्वालामुखी नली है और ये लावा इस तरह से आकार ग्रहण करता है, और ये देख रहे हो ये संरचना आपको इस तरह की दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। जब लावा बाहर मतलब पृथ्वी की सतह को बाहर तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता है और लावा कैसे कैसा आकार ग्रहण कर ले, तो ये छतरी नुमा आकार ग्रहण कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। तो इसका आकार कैसा होता है, छतरी नुमा होता है, ये याद रखना। जब मैग्मा कैसा हो, बाहर ना निकल पाए और किस आकार का हो जाए पृथ्वी के अंदर, तो छतरी नुमा हो जाए, तो इस संरचना को क्या बोल सकते हैं, लैकोलिथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैकोलिथ। तो ये महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ देखिए एक संरचना आपको ये दिखाई दे रही है जो छतरी के आकार सॉरी ये तस्तरी नुमा है। कैसी है, तस्तरी नुमा। और जब जब लावा बाहर की ओर मान लो चट्टानों को तोड़कर बाहर ना निकल पाए और यहीं पर पृथ्वी के अंदर ठंडा होकर कैसा आकार ग्रहण कर ले, छतरी नुमा आकार ग्रहण कर ले, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैपोलिथ। दोस्तों याद रखना लैपोलिथ क्या है, ठीक। तो लैपोलिथ मतलब मैग्मा जब होता है कैसा आकार ग्रहण करता है, तो तस्तरी नुमा आकार ग्रहण करता है। उसमें कौन सी संरचना बनती है, तो लैपोलिथ संरचना बोलती है। ये कैसा होता है, तस्तरी नुमा। कैसा होता है, तस्तरी नुमा। तो ये भी याद रखना तस्तरी नुमा, ये चट्टान का आकार हो और मैग्मा होकर ठंडा हो जाए तो इसको बोलते हैं तस्तरी नुमा आकार, और इसे कहा जाता है लैपोलिथ। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये मान लो ये संरचना है, इसमें क्या है कि जब जो लावा है लहरदार संरचना बनाए, कैसा बनाए, लहरदार संरचना बनाए, तो लहरदार जो संरचना बनेगी मैग्मा की और बाहर ना निकल पाए पृथ्वी के अंदर, कैसा हो जाए, लहरदार आकृत ग्रहण कर ले, तो इसको बोलेंगे फेकोलिथ। क्या बोलते हैं, फेकोलिथ। तो फेकोलिथ किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना। तो फेकोलिथ कैसा होता है, लहर के आकार का होता है, लहरदार होता है। कैसा होता है, मैग्मा लहरदार होता है और पृथ्वी में एक चट्टान का रूप धारण करता है, तो इसको बोलते हैं फेकोलिथ बोलते हैं। तो इस तरह से ही कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, फेकोलिथ। तो यही कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। बैथोलिथ क्या होता है, आपको याद रखना है, गुम्बदाकार संरचना, यानी मैग्मा जब गुम्बदाकार होता है, ये वाली आकृति ग्रहण करता है, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। साथ ही साथ छोटे बैथोलिथ को हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं। ये बात हम लोगों ने समझी, जो ये संरचना हमने अभी बनाई थी, इसको इस संरचना यानी मैग्मा इसमें किस आकार का हो जाता है, तो ये बैथोलिथ से थोड़ा छोटा होता है, जिसे क्या कहा जा सकता है, स्टॉक कहा जा सकता है।
यदि लेकोलिथ की बात करें तो इसकी संरचना कैसी कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, ऊपर से उत्तल आकार की होती है। उत्तल आकार का मतलब ये छतरी नुमा संरचना ग्रहण करता है मैग्मा, और पृथ्वी के अंदर जो चट्टान बनती है वो कैसी बन जाती है, तो आपको याद रखना है। तो ये आपकी छतरी नुमा बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेकोलिथ। क्या बोलते हैं, लेकोलिथ। यदि लेपोलिथ की बात करें तो इसमें आकार कैसा हो जाता है, तो इसमें आकार कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक, इस तरह से तस्तरी नुमा आकृति बनती है, तो इसको बोलते हैं अप्तल आकृति ग्रहण करता है, तो इसको बोलते हैं लेपोलिथ। और ये कैसा आकार में हो जाता है, तो अप्तल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लेपोलिथ। और साथ ही साथ फेकोलिथ आप जानते हो, जब मैग्मा का जमाव कैसा हो जाए, लहरदार, पृथ्वी के अंदर आपका जो मैग्मा है बाहर ना निकल पाए, पृथ्वी के अंदर कैसी आकृति ग्रहण कर ले, लहरदार आकृति ग्रहण कर ले, तो इसको बोलते हैं फेकोलिथ, और ये फेकुलर संरचना कहलाएगी। साथ ही साथ देखो सिल क्या होता है, आपको याद रखना है, जिसको पत्रक शिला बोलते हैं। सिल क्या होता है, जब मैग्मा बाहर ना निकले और एक लंबवत आकृति ग्रहण कर ले पृथ्वी के अंदर, तो यहाँ पर ये जो जमाव मैग्मा का देखा जाता है, इस रचना को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिल। क्या बोलते हैं, याद रखना, सिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सिल कहा जाता है, याद रखना। और सिल को पत्रक शिला भी कहते हैं। और ये किस रूप में होती है, तो क्षैतिज रूप में होती है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर क्षैतिज रूप में उपस्थित हो और एक चट्टानी रूप ले ले, तो उसको कहा जाता है सिल, या इसी को कहा जाता है पत्रक शिला। क्या कहा जाता है, पत्रक शिला। अब देखिए एक और संरचना होती है, पतली सिल को क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। पतली सिल को क्या कहा जाता है, तो सीड कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, देखिए, एक जमीन में या पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें कैसी हो जाएं, आपकी आग्नेय चट्टानें या मध्यवर्ती चट्टानें कैसी हो जाएं, एक क्या बनाएं, एक संरचना ऐसी बनाएं जिसको बोलते हैं, तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, डाइक। क्या बोलते हैं, तो हमेशा मैग्मा इसमें लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत आकृति ग्रहण करता है पृथ्वी के अंदर, और ऊपर की ओर संरचनाएं जब निकल आती हैं तो इसको कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है, डाइक। याद रखना डाइक क्या है, तो डाइक को कहा जाता है भित्ति शिला। क्या कहा जाता है, भित्ति शिला। तो डाइक का एक और नाम है, क्या है, भित्ति शिला। भित्ति शिला कैसे कहते हैं, तो मैग्मा जो पृथ्वी से बाहर नहीं निकलता और एक लंबवत संरचना का निर्माण करता है, उसी संरचना को कहा जाता है डाइक। आपको याद रखना है। और डाइक जो संरचना है ये कहाँ पाई जाती है, तो सिंहभूम उड़ीसा में पाई जाती है। जबकि सिल कहाँ पर इस संरचना देखने को मिलती है, तो झारखंड राज्य में आपको देखने को मिलते हैं सिल के आकार के पत्थर। ठीक इस तरह से बात को समझे। तो आइए बात कर लेते हैं बाह्य आग्नेय सेल क्या है। देखिए बाह्य आग्नेय सेल में किसका निर्माण होता है, याद रखना, इसमें बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। देखो आंतरिक आग्नेय चट्टानों में आपने प्लूटोनिक रॉक की बात की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि उसमें ग्रेनाइट होता है। मध्यवर्ती चट्टानों की बात की, आग्नेय चट्टानों की बात की, तो उसमें आपको हमने कई सारी संरचनाएं बताई, बैथोलिथ बताया, फेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, ये सारी बातें हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि बेसाल्ट जो बाह्य आग्नेय सेल ज्वालामुखी सेल से निर्मित होती है, उसमें जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, ये बात समझे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करते हैं तो कुछ खास प्रश्न क्या है, अम्ल प्रधान आग्नेय सेल कौन सी है। देखिए अम्ल प्रधान जो आग्नेय सेल होती है उसमें सिलिका या बालू की मात्रा कितनी होती है, 65 से 80%, ये याद रखना। अम्ल प्रधान आग्नेय सेल जो अम्ल प्रधान आग्नेय सेल होती हैं उसमें लावा कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और ये अम्लीय होती हैं आग्नेय सेल। और इसमें किसकी मात्रा कितने परसेंट होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो सिलिका और बालू की मात्रा 65 से 80% तक देखी जाती है। साथ ही साथ आपकी एक महत्वपूर्ण बात है, जो क्षारीय आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनमें पतला लावा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, लावा कैसा होगा, पतला। जबकि अम्लीय चट्टानों में लावा कैसा होगा, गाढ़ा। और यहां पर सिलिका की मात्रा कितनी होगी, 45 से 55%। तो आपको सिलिका की मात्रा 65 से 80% किन चट्टानों में देखने को मिलती है, तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में, जहां पर लावा कैसा होगा, गाढ़ा। और पतला लावा यदि है बहुत पानी जैसा, तो ये क्षारीय आग्नेय सेल होंगी, ये याद रखना है। तो यहाँ से परसेंटेज में भी प्रश्न पूछा जाता है। और थोड़ा गाढ़ा लावा कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय, तो आपको याद रखना अम्लीय होता है। पतला लावा कैसा होता है, तो ये हमारा क्षारीय होता है। ठीक।
अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी, थोड़ी गले में समस्या है, इस वजह से थोड़ा स्पीक तेज नहीं कर पा रहे हैं, ये बात समझनी है आपको, तो थोड़ा सपोर्ट करिए हमें। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर जो एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेसा क्या है? देखिए, इस डायग्राम में यदि हम लोग देखते हैं तो ये मेसा की आकृति आपको दिखाई, यदि चट्टाने जो पर्वत पड़ा जो पठार है, कहने का मतलब जो पर्वत है वो इस रूप मेज के आकार के हों, कैसे हों, ये दिखाई दे रही है आकृतियां, तो ये कैसी हैं? कटी फटी जो आकृतियां चट्टानों की हैं, लेकिन ये किस किस आकार में? एक मेज के आकार के रूप में है। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो मेसा कहा जाता है, याद रखना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये मेसा की संरचना दिखाई दे रही है आपको, कैसी दिखाई दे रही है? मेसा की संरचना, यानी इसमें जो ऊपरी जो सिरा है एकदम मेज के आकार की आकृति दिखाई गई है। तो आग्नेय शैलों से संबंधित कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, उन स्थलाकृतियों की हम लोग बात कर रहे हैं। बूटी क्या होता है? देखो, बूटी शब्द आपकी चट्टानों में क्या खास है? अत्यंत छोटे आकार की मेसा को। अब यहाँ पर तो आकार देख रहे हो काफी बड़ा सा है, यदि यही आकार कैसा हो? पहाड़ों पर्वतों का, छोटा हो और इस मेज के आकार का हो, लेकिन आकार कैसा हो? वो आकार में छोटी हो, तो आप कह सकते हैं इन्हें क्या? बूटी। क्या कह सकते हैं? बूटी कह सकते हैं। तो याद रखना बूटी क्या होता है, तो मेसा से छोटे आकार की संरचना को हम क्या कह सकते हैं? बूटी कह सकते हैं। साथ ही साथ एक टर्म दिया है हागबैक। अब हागबैक क्या है? ये अवरोधक सेल के रूप में एक लंबी सक्रिय श्रृंखला होती है। देखिए, अगर पहाड़ों की बात करें तो आपने कई तरह के पहाड़ रेंजेस देखे होंगे, तो वो रेंजेस कैसे हों? ऊपर की ओर कैसे हों? काफी पतले हों। तो ऐसी यदि संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं तो इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? हागबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हागबैक कहा जाता है। तो ये याद रखना थोड़ा। फिर देखिए, सबसे खास और महत्वपूर्ण कुवेस्टा क्या है? तो ये जो आकार देख रहे हो पर्वत पहाड़ का, ये क्या है? कुवेस्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेस्टा। क्वेस्टा, इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, क्वेस्टा। तो क्वेस्टा क्या है? देखो, तो क्वेस्टा होता है हागबैक, जिसका ढाल झुका हुआ होता है। कैसा होता है? झुका हुआ ढाल होता है। जैसे ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी क्वेस्टा कहलाएंगी। ये आपको याद रखना है। थोड़ा आकृति से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेसा क्या है? यानी मेज के आकार की छोटी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मेसा। और बूटी क्या होता है? तो मेसा से छोटी आकृति की जो पर्वत श्रृंखलाओं पर जो मेज के आकार की संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बूटी। और हागबैक क्या होती है? जब लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती है तो वो कैसी होती हैं? आपको देखने में अवरोधक टाइप की नजर, चारों तरफ अवरोध टाइप का दिखेगा, लंबी सक्रिय श्रृंखलाएं सी होती हैं, उन्हें कहा जाता है हागबैक। और क्वेस्टा किसे कहा जाता है? तो हागबैक जिसका ढाल कैसा हो? झुके हुए पर्वत हो जिनका ढाल झुका हुआ हो, तो इस तरह की श्रृंखलाओं को, इस तरह के पर्वतों के जो चट्टाने होती हैं, पर्वतीय चट्टाने होती हैं, उनको कहा जाता है क्वेस्टा। तो पर्वतीय चट्टानों पर ये कुछ इनकी आकृति से रिलेटेड प्रश्न है, खासकर आग्नेय चट्टानों से। तो यहां तक हम लोग बातें क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सॉरी। देखिए, अब सादी चट्टाने क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से। देखिए, अब सादी चट्टानों को हम क्या कह सकते हैं? परतदार चट्टाने। क्या कह सकते हैं? परतदार चट्टाने, या इन्हीं को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ये याद रखना थोड़ा। तो अब सादी चट्टाने कैसी होती हैं? देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई पर्वत मान लीजिए, और यहां से कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा चारों तरफ गिरेगा, ये बात आप जानते हो। लावा गिरेगा, ठीक। फिर देखो, कई साल बाद यहां पर क्या होगा? अपर्दन अपक्षय की क्रिया होगी। अपर्दन अपर्दन अपक्षय, यानी इन्हीं चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय होगा। अपर्दन और अपक्षय होगा। तो ये चट्टानें धीरे धीरे कैसी होंगी? ये थोड़ी थोड़ी कैसी होंगी? हवा के द्वारा, जल के द्वारा इनका अपक्षय होगा। तो मतलब स्थल के ऊपर कुछ परतदार चट्टानों का निर्माण करती हैं, और यही परतदार चट्टानों पर क्या उगाते हैं? अगर ये बात करें तो, यदि बात करें इस तरह से, मान लीजिए ये जो बड़ी बड़ी जो आपकी अग्नि चट्टान है, ये ऊपर से अपरदित होकर ये स्थल पर आएंगी, और यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष यानी वनस्पतियां उगेंगी बहुत सारी, ये बात आप जानते हो। और इन्हीं वनस्पतियों में फिर क्या होगा? फिर अपर्दन होगा इनका। तो ये धीरे धीरे कम होते होते, अपर्दन हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा, तो ये फिर क्या होगी? फिर ये दब जाएंगी वनस्पतियां, जीव जंतु यहाँ पर, यानी बहुत से जीव जंतु और वनस्पतियां दब जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर इस तरह से जो ये वनस्पतियां हैं ये दबकर
सुरक्षित हो जाएंगी और यहाँ पर भौतिक रासायनिक क्रियाएं होंगी, भौतिक रासायनिक और एवं जैविक क्रियाएं होंगी। कैसी होंगी? जैविक क्रियाएं होंगी। तो ये जो चट्टानें बार बार अपरदित होकर इनका क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन होगा, अब अनाच्छादन होगा। और अनाच्छादन जब होता है, आपको पता है अनाच्छादन क्रिया के बाद बहुत से अवसाद, अवसाद के ऊपर क्या होता है? अवसाद, ये चट्टानें, परतदार चट्टानें इन पेड़ पौधों जंतुओं को क्या कर लेंगे? दबा लेंगे इस तरह से। तो लगातार परतों का निर्माण हो जाएगा, जिससे क्या हमारी एक चट्टान जो तैयार होगी, जिसको बोलेंगे अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से देखिए, सबसे खास बात क्या है, इसमें बलुआ पत्थर का निर्माण होगा, ये जान लीजिए। तो बलुआ पत्थर आपका कहाँ मिलता है? तो बलुआ पत्थर आपका मिलता है किन चट्टानों में? आपको याद रखना है, तो अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलता है। यहां पर और एक चीज खास मिलती है, चूना पत्थर भी मिलता है। ठीक। तो परतदार चट्टानों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। अब सबसे खास बात, इसमें जो चट्टानें बनती हैं वो परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। ये किस क्रिया द्वारा बनती हैं? तो आपको याद रखना, ये जैविक क्रियाओं, अनाच्छादन के द्वारा इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें क्या पाए जाते हैं? तो फॉसिल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। ठीक, यानी फॉसिल्स, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म होता है जो पूर्व काल में हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु फले फूले और किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर दबकर सुरक्षित हो गए, उनको हम क्या कह सकते हैं? जीवाश्म। जब उनके चिन्ह, ढांचे, हड्डियां ये सब प्राप्त होती हैं तो उन्हें कहा जाता है जीवाश्म, यानी जीवों के अंश। तो आपको पता होगा परतदार चट्टानों में ही आपका कोयला भी पाया जाता है, पेट्रोल भी पाया जाता है। तो ये किस चट्टानों में आपको मिलते हैं? कोयला और पेट्रोल ये मुख्य रूप से किन चट्टानों में मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं या परतदार चट्टानों में मिलते हैं, ये याद रखना है। तो इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु दबकर सुरक्षित हो जाते हैं और भौतिक रासायनिक क्रियाओं के बाद, जैविक क्रियाओं के बाद इनके अंदर यही जीवाश्म किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये कोयले के रूप में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा पेट्रोल, डीजल के रूप में जो हमें मिलते हैं, उनको हम उन किन चट्टानों में मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। तो ये बात हम लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा खड़िया, खड़िया किन चट्टानों में मिलता है? तो आपको याद रखना है, ये मिलता है आपके अवसादी चट्टानों में। सेल खड़ी है, ये कहाँ मिलता है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपको मिलता है कहाँ? तो इन्हीं अवसादी चट्टानों में। आपने सुना होगा सेंधा नमक, सेंधा नमक आपका कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है, ये भी आपकी किन चट्टानों में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में। सेंधा सेंधा नमक कहाँ पर? तो पाकिस्तान की साल्ट रेंज, आपको याद होगी, नमक की चट्टान है साल्ट रेंज। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद होगा, ये पाकिस्तान में उपस्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो यहीं से सर्वाधिक मात्रा में हमको क्या प्राप्त होता है? सेंधा नमक प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछा जाए सेंधा नमक किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है परतदार चट्टानों से या शैलों से प्राप्त होता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किससे होता है? तो ये भी याद रखना है, ये आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। किस चट्टान से इसका निर्माण होता है? तो आपको पता है परतदार चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन किस क्रिया द्वारा? तो अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा। यानी जब किसी किसी आग्नेय सेल का क्या होगा? अपर्दन होगा, अनाच्छादन की क्रिया होगी। और मतलब अनाच्छादन की क्रिया होगी, साथ ही साथ आपको पता है पत्थरों की क्या हो जाती है? वेदरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पत्थर धीरे धीरे घिसने लगता है, अपर्दित होने लगता है, जल के द्वारा अपर्दित होता है और साथ ही साथ हवा के द्वारा भी अपर्दन होता है। तो उससे धीरे धीरे किस प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं दब जाती हैं, जो जीवाश्म के रूप में पाई जाती हैं। तो भौतिक रासायनिक क्रियाओं के बाद इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ खास तरह की हमें चीजें मिलती हैं। जैसे जिप्सम है, ये किन चट्टानों में मिलता है? तो आपको याद रखना है परतदार चट्टानों में। कोयला है, पेट्रोल है, आपका जीवाश्म ईंधन है, साथ ही साथ लोएस है और आपका कांग्लोमरेट है, डोलोमाइट है, ये सब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों से या परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। तो ये बात हम समझ गए कि आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं, ये छिद्रित भी होती हैं। कैसी होती हैं? छिद्रित। छिद्रित
छिद्रित भी होती हैं ये चट्टानें, और साथ ही साथ कैसी होती हैं, ये कई सारी परतों में बटी होती हैं, उन्हीं परतों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये हमारे पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो 75% क्रस्ट भाग का निर्माण करती हैं। ठीक, ये याद रखना है, जबकि क्रस्ट का कुल 5% भाग ही निर्मित होगा, इसमें 75% भाग निर्मित होता है क्रस्ट का। ठीक, और आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हमारी तीसरी प्रमुख चट्टानें हैं जिनको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए यहां से भी प्रश्न बहुत सारे अच्छे बनते हैं, आपको याद रखना है रूपांतरित चट्टानें क्या है। तो हमारा तीसरा चट्टानों का टाइप है जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण किन चट्टानों से होता है ये भी याद रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारी आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, उन चट्टानों में जब उच्च ताप दाब की स्थिति बनती है, और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी का घनत्व अधिक है, जिससे उच्च ताप दाब नीचे की ओर पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा गर्मी और दाब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आग्नेय चट्टानें और परतदार चट्टानें, अवसादी चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे और रूपांतरित होकर वो क्या बनाती हैं, कायांतरित चट्टानों का निर्माण करती हैं। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों से होता है, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय शैल, या दूसरी आपकी क्या है, अवसादी चट्टानें। ये अपना जब रूप परिवर्तित करती हैं और नई प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं, उन्हीं चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये नहीं भूलना है आपको, मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे निर्मित होती है, तो दो प्रकार की चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से और अवसादी चट्टानों से। ठीक, ये बात हम लोगों ने समझी। तो कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें किससे मिलकर बनी है, तो दो प्रकार की चट्टानों का ही रूपांतरण है, आग्नेय चट्टानों का और अवसादी चट्टानों का, जिससे हमारी जो चीज बनती है जिसको बोलते हैं, ये सर्वाधिक कठोर होती हैं। ये भी याद रखना, ये कैसी चट्टानें हैं, तो सर्वाधिक कठोर हैं आपकी कठोर चट्टानें। सब सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है आपकी रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं, और ये आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में और साथ ही साथ रूपांतरित चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता है, तो जीवाश्म नहीं पाया जाता है। सिर्फ पाया जाता है परतदार चट्टानों में या आपकी अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक में ही जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और आपको याद रखना है मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण उच्च ताप, उच्च दाब तथा ताप पर ही होता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने जानी, उच्च ताप दाब पर किसका निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टानों का। किसका निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टानों का, ये बात समझे। साथ ही साथ इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और इनसे किन चीजों का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है, इससे हमारा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हीरे का निर्माण होता है, अभ्रक का निर्माण होता है, संगमरमर का निर्माण होता है, क्वार्टाजाइट का निर्माण होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल आपके किसके हैं, तो रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल्स हैं या कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल्स हैं। यहां से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आपने समझा आग्नेय चट्टान को, आपने समझा अवसादी चट्टान को, साथ ही आपने क्या समझा, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें क्या कहलाती हैं, आपकी कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। तो ग्रेनाइट जो आपका है, हाँ देखिए, इसमें ग्रेनाइट जो होता है ये नीस बनाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है वो क्या चीज निर्मित करता है। तो ग्रेनाइट पत्थर में जब उच्च तापदाब की स्थिति बनती है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ये नीस बनाता है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या है, नीस। और नीस किस प्रकार की चट्टान है, तो आपको याद रखना है ये हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसाल्ट की यदि बात करें, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का रूप, आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट बनता है लावा के ठंडा होने से।
और जब ये बेसाल्ट चट्टानें उच्च तापदाब पर क्या बना लेती हैं, तो एम्फीबोलाइट बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एम्फीबोलाइट बना लेती हैं। तो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट का भी रूपांतरण होता है, साथ ही साथ ये और क्या बनाती हैं, सिस्ट का भी निर्माण करती हैं। तो बेसाल्ट दो रूपों में रूपांतरित होता है, एम्फीबोलाइट व सिस्ट में। ठीक, ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, तो आपको याद रखना है नीस में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नीस किस प्रकार की चट्टान का रूप है, तो आपको याद रखना है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का ही रूप है। और बेसाल्ट से क्या निर्मित होता है, तो एम्फीबोलाइट, और बेसाल्ट से एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं सिस्ट। अब आइए बात समझ लेते हैं अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी हुई आपकी कायांतरित चट्टानें। तो ये कायांतरित चट्टानों का ही रूप आपको देख रहे हैं। क्ले और सेल क्या बनाती हैं, स्लेट। तो स्लेट क्या है, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान का एक रूप है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्लेट। तो आप जानते हो स्लेट रूपांतरित चट्टान का ही रूप है। साथ ही साथ चूना पत्थर, आपको पता है अब सादी चट्टान के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है, सेल खड़ी पाई जाती है, खड़िया पाई जाती है। और चूना पत्थर क्या बनाता है, चूना पत्थर जब उच्च तापदाब मिलता है तो ये संगमरमर में परिवर्तित होता है। और संगमरमर आप जानते हो राजस्थान में मुख्य रूप से संगमरमर आपके भारत में पाया जाता है। तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्या है, आपकी संगमरमर है। ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो आपको याद रखना है रूपांतरित चट्टानों से ये निर्मित है। जो किसका अपरूप है, चूना पत्थर का अपरूप है। तो चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। चाक आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से प्रयोग की होगी। डोलोमाइट, ये दोनों किस रूप में परिवर्तित होते हैं, तो ये भी संगमरमर में परिवर्तित होता है। चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट ये किस में चेंज होते हैं, तो संगमरमर में। ठीक बात। बालुका पत्थर आप जानते हो, और बालुका पत्थर क्या बनाता है, तो कोटाजाइट, क्वार्टजाइट। अब अगर हम आपसे प्रश्न पूछें बालुका पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग बताइए कहाँ हुआ है, तो आपके आगरे का ताजमहल बना है, लाल किला बना है, इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया तो वो आपका बालुका पत्थर मुख्य रूप से क्या है, बालुका पत्थर का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ कांग्लोमरेट की यदि बात करें तो ये क्वार्टाजाइट। कांग्लोमरेट आपका किसमें परिवर्तित होता है, बालुका पत्थर किसमें चेंज होता है, तो क्वार्टाजाइट में। और क्वार्टाजाइट को हम और क्या कह सकते हैं, कांच मणि। आपने सुना होगा कांच मणि, यानी कांच के रंगीन पत्थर होते हैं जिन्हें कांच मणि कहा जाता है। ये पत्थर बहुत ही खास किस्म के होते हैं, महंगे पत्थर होती हैं। ठीक, ये किस प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, तो आपको याद रखना है ये आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का ही प्रूफ है। ठीक, जो किससे बनता है, कांग्लोमरेट और बालुका पत्थर से क्या बनता है, तो कांच मणि बनती है, क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है, क्वार्टजाइट। तो ये भी आपको बात समझ में आई, क्वार्टजाइट किसका प्रूफ है, बालुका पत्थर और कांग्लोमरेट का प्रूफ है। आपने सुना होगा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले से एक कोयला और बनता है जिसको सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। तो देखिए एंथ्रासाइट क्या है, सबसे उच्च किस्म का कोयला है। ये भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो बिटुमिनस कोयले से अवतरित होता है। इसी एंथ्रासाइट से किसका निर्माण होता है, तो हीरे का निर्माण होता है, ग्रेफाइट का निर्माण होता है। तो आपको ये याद रखना है, एंथ्रासाइट से आपका ग्रेफाइट और हीरा ये दो प्रूफ बनते हैं, या बिटुमिनस कोयले के ये प्रूफ हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये रूपांतरित चट्टानों के ही रूप हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये याद रखना है आपको। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सुना होगा, हीरा कैसा होता है, सर्वाधिक कठोर होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। और हीरे, चाकू की एक नोक पर हीरा लगा हुआ है तो किसी भी कांच को बड़े अच्छे से सीधे मतलब सीधी रेखा में काट सकता है, नहीं तो कांच किसी अन्य चीज से काटोगे तो टूट जाती है। तो इसमें हीरे का ही टुकड़ा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक के हम लोगों ने बड़े अच्छे से प्रश्नों को समझा। साथ ही साथ एक खास बात आपको समझनी है इसमें, कि रूपांतरित चट्टानें भी पुनः रूपांतरित हो जाती हैं, यानी रूपांतरित चट्टानें एक बार और रूपांतरित होकर एक नए रूप में नई चीज का निर्माण करती हैं। आइए उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा समझते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेवो। ग्रेवो रूपांतरित चट्टानें जब पुनः और रूपांतरित होती हैं, तो ग्रेवो किसका एग्जाम्पल था, आपको पता है, आग्नेय चट्टान का। तो ग्रेवो से क्या बनता है, सरपेंटाइन, ये याद रखना। ग्रेवो से किसका निर्माण होता है, सरपेंटाइन का। और फाइलाइट से क्या बनता है, तो सिस्ट का निर्माण होता है। और स्लेट से क्या बनता है, फाइलाइट। ठीक, साथ ही साथ आपने सुना होगा यूरेनियम किससे बनता है, तो यूरेनियम किस चट्टानों से निर्मित होता है, तो कायांतरित चट्टानों का ही एग्जाम्पल है।
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरेनियम किसका रूपांतरण है? तो कायांतरित चट्टानों का ही रूपांतरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा, और साथ ही साथ एक बार हम लोग इन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल्का रिवाइज करते हैं, 1 मिनट के अंदर इसका हम पूरा रिवीजन करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं वो हमारे प्रश्न शुरू से क्या थे, और 1 मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं इस चीज को। ठीक, देखिए चट्टान क्या है, तो ग्रेनाइट, देखो बारिस्टर महोदय, बारिस्टर के अनुसार क्या थी, ग्रेनाइट कैसे हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, और चिकनी मिट्टी की तरह कैसे हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं। तो ये बात हम लोगों ने समझी। और ग्रेनाइट एक से अधिक खनिजों का समुच्चय क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रो शास्त्र में किया जाता है, ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। साथ ही साथ चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अक्षादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। 3 प्रकार की चट्टानें। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आग्नेय चट्टान को हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं, या इन्हीं को कहा जाता है पेरेंट रॉक्स। और इनमें रवे, ये रवेदार होती हैं, साथ ही साथ संधियां पाई जाती हैं, इसमें कठोर आप्रवेश होती हैं, कौन सी, आपकी आग्नेय चट्टानें। और इसमें एक सबसे खास बात क्या है, धातु खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, प्यूमिस, डायोटाइट, एंडेसाइट, डोलोराइट, ये क्या है, सब इसके एग्जाम्पल हैं आग्नेय चट्टानों के। अब अगली बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की, आंतरिक आग्नेय सेल, मध्यवर्ती आग्नेय सेल, बाह्य आग्नेय सेल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पातालीय चट्टानें, ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है ग्रेवो डायोराइट। ठीक, ये बात समझे। और मध्यवर्ती अग्नेय चट्टानों में एग्जाम्पल बैथोलिथ, ये कैसा होता है, घुमदाकार होता है। छोटे बैथोलिथ को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। लेपोलिथ कैसे आकार में होते हैं, तो उत्तल होते हैं या छतरी नुमा होते हैं। साथ ही साथ लेपोलिथ कैसे होते हैं, तो ये तस्तरी नुमा होते हैं। फेकोलिथ की यदि बात करें तो ये लहरदार होते हैं। सिल की यदि बात करें, सिल मैग्मा की संरचना किस तरह की होती है, तो इसे पत्रक शिला भी कहते हैं, और क्षैतिज रूप में पाई जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं डाइक, डाइक कैसा होता है, ये लंबवत होता है आकार में मैग्मा, और इसे भित्ति शिला भी कहते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात हम लोगों ने समझी थी, गाढ़े लावा कैसा होता है, अम्लीय पतला लावा कैसा होता है, क्षारीय अग्नि सेल से निर्मित होता है। यदि बात करें बालू सिलिका की मात्रा 65 से 80% किसमें होती है, तो अम्ल प्रधान अग्नि सेल में, और क्षारीय प्रधान अग्नि सेल में इसकी मात्रा बालू सिलिका की कितनी होती है, 45 से 55%। ये बात की थी हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं आग्नेय से संबंधित अन्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। मेसा, मेज के आकार की समान की स्थलाकृति को बेसाल्ट निर्मित जब होती है तो इसको कहते हैं मेसा। और मेसा से छोटी आकृति को हम क्या कह सकते हैं, बूटी। हागवेग क्या होता है, अवरोधक सेल के रूप में लंबी सक्रिय श्रृंखलाओं को हम कह सकते हैं हागवेग। क्वेस्टा क्या है, हागवेग जिसका झुकाव कैसा हो, ढाल झुका हुआ हो, उसको क्वेस्टा कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब सादी चट्टानें कैसे बनती हैं, तो अनाच्छादन, अपरदन क्रियाओं द्वारा, अपक्षय वर्धन क्रियाओं से आपकी अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय सेलों से होता है। ये बात की थी हम लोगों ने। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और कैसी होती हैं, परतों में बटी होती हैं। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, प्रवालभित, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, सेदा नमक, कांग्लोमरेट, रेज, लोएस, हिमोड और कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ये सब कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो सादी चट्टानों के एग्जाम्पल्स हैं। अगली बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की, तो हीरा, हब्रक, संगमरमर, क्वार्टाजाइट, ये किसके प्रूफ हैं, तो आपको याद रखना है रूपांतरित चट्टानों के प्रूफ हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है, तो नीच में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण किस में होता है, एम्फीबोलाइट में होता है। और आपका पेट्रोल जो आपका कोयला है, ये किस में परिवर्तित होता है, तो हीरे और ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। ये बात की थी। आइए अगली बात करते हैं। सादी चट्टानों में आपका चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर। क्ले और सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है। बालुका पत्थर से क्वार्टाजाइट बनता है। कांग्लोमरेट से क्वार्टाजाइट बनता है। चाक संगमरमर में परिवर्तित होती है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट हीरे के अप्रूफ है। एंथ्रासाइट भी कन्वर्ट होता है। उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है। यहाँ तक की बातें की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था रूपांतरित चट्टानें पुनः रूपांतरित होती हैं, तो ग्रेवो किसमें रूपांतरित होता है, सर्पेंटाइन में, फाइलाइट सिस्ट में, स्लेट फाइलाइट में। और कायांतरित चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है। ये कायांतरित चट्टानों का प्रूफ है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चट्टानों से समझा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।